हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस ऑफ डिमांड कि मार्केट में किस किस तरीके से डिमांड के लिए रूल्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से लॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइसेस गोज अप, तो साथ में इसके मेंशन है द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। इसका मतलब है कि अगर किसी भी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद उसके सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है इसका जस्ट रिवर्स, व्हेन द प्राइस गोज डाउन, तो प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। बीच में मेंशन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज इनवर्स। इसका क्या कंसर्न है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम डेफिनेशन टर्म में देखें, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी, और इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड कम होती जाएगी। लेकिन साथ में लिखा हुआ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसका मतलब ये है कि बाकी के जो और फैक्टर्स उससे जुड़े हुए हैं वो एक्सेप्शन के तौर पे वो नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दूसरी जगह डेफिनेशन टर्म में सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, द डिमांड विल डिक्रीज, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज, तो डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एजम्पशंस की, ऐसे कौन कौन से एजम्पशंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में एप्लीकेबल होते हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कब काम कर पाएगा, तब ये कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही हों। जैसे पहला लिख रहा है नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो जिनके लिए बात कर रहे हैं उनकी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, उससे रिलेटेड कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा। तीसरा है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि मान लीजिए ये क्यों है, ये समझिएगा कि अगर प्राइस तो कम हुए, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, उससे लोग उसको कम पसंद करने लग गए, तो फिर कम प्राइस होने पर डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो इसी वजह से लिखा हुआ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। फिर लिखा हुआ नो चेंज इन कस्टम्स हैबिट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसका किसी एक से एक्सप्लेन करके बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपके प्राइस तो कम हुए, तो प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन आपने क्वालिटी डाउन कर दी, क्वालिटी डाउन कर दी तो प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गई, तो एजम्पशन में आ जाएगा कि क्वालिटी ऑफ गुड्स चेंज नहीं होनी चाहिए। कस्टम हैबिट से भी मतलब है कि अगर मान लीजिए आप प्राइस इंक्रीज होने वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि कस्टम ऐसे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट यूज करना ही करना है, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप उसकी डिमांड को मेंटेन कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो प्राइस इंक्रीज होने डिमांड कम नहीं हो रही है, डिमांड और उल्टा बढ़ रही है। हैबिट से मतलब है लोग हैबिचुअल होते हैं तो प्राइस बढ़ने पे भी फिर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है नो चेंज इन कस्टम्स हैबिट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। फिर लिखा हुआ देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्यूचर, कि जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस को लेके फ्यूचर में, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशन होगा तो प्रेजेंट में उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहेगा, फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट इज नॉट प्रेस्टिजियस, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लग्जीरियस प्रोडक्ट होगा तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जैसे लोग डायमंड का प्राइस बढ़ता है तो उसके प्राइस को इग्नोर कर देते हैं और परचेज कर ही लेते हैं। नो सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट,
तो जो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, अगर उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो फिर वहां पे ये लॉ काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किन किन कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, किन कंडीशंस में हो सकता है। उसके बाद हम बात करें कि वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोलें, तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं जिनके भी पे हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजिक प्राइस एंड रेवेन्यू। देखिए किसी भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे बात करिए, बिजनेसेस रिलाई ऑन डिमांड एनालिसिस टू फाइंड द ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट दैट मैक्सिमाइज रेवेन्यू विदाउट सेक्रीफाइस सेल्स वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट में प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए, उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, रेवेन्यू एनालिसिस करने के लिए किसी भी कंपनी को ये मार्केट में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने प्राइस पे मार्केट में कितनी डिमांड है और प्राइस इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजिक प्राइसिंग और रेवेन्यू का डिसीजन हो सकता है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लॉ ऑफ डिमांड के बिहाफ पे कंपनीज इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाती हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए जैसे किसी बिजनेस को हेल्प मिलती है लॉ ऑफ डिमांड से, ऐसे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है पॉलिसीज फ्रेम करने में। क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट को टैक्सेस डिजाइन करने हैं, टेरिस्ट डिजाइन करने हैं, सब्सिडी डिफाइन करनी है, डिजाइन करनी है, कंज्यूमर स्पेंडिंग देखनी है, मार्केट आउटकम देखना है, तो वो किस बिहाफ पे देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पे, मार्केट में किस प्राइस पे लोग कितना परचेज कर रहे हैं। तो वहाँ वो चीज कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, वो लॉ ऑफ डिमांड के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसी वजह से कह रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके बाद है मार्केट इक्विलिब्रियम। इट इज द काउंटरपार्ट टू द लॉ ऑफ सप्लाई बाय ट्रैकिंग हाउ डिमांड रेस्पॉन्ड टू द प्राइस चेंज। मींस कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड कितनी कम हो रही है, प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के साथ साथ फिर साथ में सप्लाई भी अफेक्ट करती है। तो अगर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें तो अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम चेक करना है तो प्राइस और डिमांड के बिहाफ पे भी हमको सारा लॉ ऑफ डिमांड चेक करना होगा, जिससे कि मार्केट इक्विलिब्रियम की रियल कंडीशन मार्केटर के सामने आ सके और वो अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल और मैनेज कर सके। तो दीज आर दी कोर और मेन इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए ये एग्जाम्पल ना जरूरी नहीं है मैंगो के लिए हो, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैंगो वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि 10 रुपीज़ पर केजी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस है, मान लीजिए मैंगो के प्राइस है तो डिमांड है 50 kg की। ठीक है, उसके बाद 8 रुपीज़ पर केजी हो गए, प्राइस कम हो गए तो 60 kg की, उससे कम हो गए प्राइस तो 70, उससे 4 हो गए तो 80 और उससे भी कम हो गए तो 9। ठीक है, अब प्राइस कम होने पे डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब यहाँ पे प्राइस क्या होते जा रहे हैं, प्राइस देखिए यहाँ से देखोगे तो ये डिक्रीज दिखेगा हमें, और नीचे से आप चेक करोगे तो इनको हमें इंक्रीज करते हुए देखेंगे, यही वाले जो प्राइस हैं। और इसके बाद हमें इन डिमांड को देख रहे हैं, तो यहाँ 50, 60, 70, 80, 90 लिखा हुआ। अब यहाँ लिखा हुआ 2 पे 90, तो 2 पे 90, उसके बाद 4 पे 80, और उसके बाद 6 पे 70 और 8 पे 60 और 10 पे 50। तो जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को कंबाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ओरिजिन होंगे। इन पॉइंट्स को हम जब कनेक्ट कर देंगे तो ये एक डिमांड कर्व क्रिएट होगी। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ डिमांड टर्म को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।